गुड इवनिंग बच्चों। यहाँ पे चल नहीं रहा है। आवाज़ क्लियर आ रही है बच्चों? भाई लोग, आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? बताओ बताओ बताओ। गुड इवनिंग। चल नहीं रहा है। हाँ हाँ, वो 6 बजे अपने आप सेट हो जाएगी। अच्छा, 6 बजे ही हो गया। हाँ हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आवाज़ क्लियर आ रही है भाई? गुड इवनिंग। आवाज़ क्लियर आ रही है? आवाज़ तो क्लियर है।
और कोई है जो कनेक्टेड है साथ में, जो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहा था, जो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहा था? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी कनेक्ट हो जाओ, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। हेलो, बच्चों और जितने भी हैं वो गुड इवनिंग लिख दें, पता लग जाएगा कि कितने कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। कल तक हम पढ़ चुके थे बायोमोलिक्यूल्स को। बायोमोलिक्यूल्स का जो हम कॉन्सेप्ट कवर कर रहे थे, वहाँ पे हमने टॉलेंस रिएजेंट देख लिया था, टॉलेंस रिएजेंट देख लिया था, फेलिंग सॉल्यूशन देख लिया था, बेनेडिक्ट्स रिएजेंट भी देख लिया था। उसके बाद फिर हमने ब्रोमीन वाटर देख लिया था। ब्रोमीन वाटर के बाद जो है हमने NaIO4 देख लिया था, /PbOAC होल 4 देख लिया था, /HiO4 देख लिया था, या फिर H5IO6 कुछ भी हो, ये सारा कुछ हम लोग देख चुके थे। 1 2 3 4 5, है ना, 5 चीज़ें ये कवर कर चुके थे। गुड इवनिंग। 5 चीज़ें ये कवर कर चुके थे। ये फ़ोन को हम यहाँ रख देते हैं, हाँ, फ़ोन को हम यहाँ रख देते हैं। ये 5 चीज़ें कवर कर चुके थे। देखो, टॉलेंस रिएजेंट में ये बताया गया था कि भैया टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं वो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं। वो एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है, लेकिन अल्डोस और कीटोस जो हैं वो दोनों टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट दे देते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी दे देते हैं। फिर ये बता दिया गया था डिफरेंट आपको, मेरे ख्याल से हमने बता दिया था कि अल्काइन टर्मिनल रहेगा या, गुड इवनिंग, अल्काइन टर्मिनल रहेगा या कुछ भी रहेगा, तो हम क्या करेंगे, हम जो है उसके बारे में टॉलेंस रिएजेंट की बात हो गई थी, बिल्कुल हो गई थी, क्लियर कर लिया था। तो वहाँ से 2 चीज़ों की एक टर्म जनरेट होती है, जो चीज़ वहाँ पे देखनी थी हम लोगों ने। वहाँ पे क्या देखना था? एक तो रिड्यूसिंग शुगर देखना था। क्या देखना था? एक रिड्यूसिंग शुगर देखना था, है ना, एक रिड्यूसिंग शुगर बताना था और एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर बताना था। जहाँ पे आपने टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट रिएजेंट लिखा है, टॉलेंस रिएजेंट की बात की है, जहाँ पे नीचे आपको बताया गया था कि टर्मिनल अल्काइन जो है वो दे देता है, टर्मिनल अल्काइन टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट दे देता है। उसी के नीचे एक स्टेटमेंट आप लिख लो, ऑल द मोनोसैकेराइड्स, जल्दी से जल्दी स्टेटमेंट लिख लो, ऑल मोनोसैकेराइड्स, शायद मैंने बताया भी था या नहीं भी बताया, कोई बात नहीं, ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स except sucrose and polysaccharides are reducing in nature, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो ये एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेनी चाहिए थी। हमने यहाँ तक सारा कवर कर लिया था। अब जो इसके बाद कवर करने वाली चीज़ है, जो हम आज कवर कर रहे होंगे, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो हम शुरू करेंगे वो फिर देख लेंगे, ठीक है ना। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट के बाद ये सारी चीज़ों के बाद एक रिएक्शन हमारी रह गई थी नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ ऑक्सीडेशन में। उसके बाद अगर स्पेशल रिएक्शंस की बात करता हूँ, अगर मैं स्पेशल रिएक्शंस की बात करता हूँ, तो मेरे पास स्पेशल रिएक्शंस में ओसाजोन, सबसे पहली मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ओसाजोन। दूसरी मैं क्या पढ़ूंगा, किलानी फिक्चर सिंथेसिस। तीसरी मैं पढ़ रहा हूँ, दूसरी मैं किलानी पढ़ रहा हूँ, तीसरी मैं पढ़ रहा हूँ रफ डिग्रेडेशन, ठीक है, तीसरी मैं पढ़ रहा हूँ रफ डिग्रेडेशन। चलो, अब ये जो था वो पिछला काम था। जो अगला काम है, पिछले काम तक कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, जो अगला काम है हम शुरू करते हैं यहाँ से। ऑक्सीडेशन में मैंने क्लीवेज रिएक्शंस सारी बता दी थी। अब जो है
मैं बात करता हूँ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, इसमें कौन कौन सी चीज़ें देखने वाली हैं या कौन कौन सी चीज़ों से क्वेश्चन आ जाता है, ज़रा ध्यान से देखना। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के बारे में सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे हम लोग कि भैया वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि अल्डिहाइड को भी कर देता है, अल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, और 1 डिग्री जो अल्कोहल रहेगा उसको भी वो क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। मतलब कीटोन, अल्डिहाइड और 1 डिग्री अल्कोहल जहां भी उसे दिखेगा A, B एंड C, वो तीनों को ऑक्सीडाइज कर मारेगा। अगर मैं नाइट्रिक एसिड एक रिएक्शन में डालता हूँ, माना अगर मैं नाइट्रिक एसिड ग्लूकोज के अंदर डालता हूँ, ग्लूकोज के अंदर डालता हूँ CHO 1 2 3 4 OH OH H और OH, यहाँ पे H OH H और H, CH2OH। साथ में मैंने क्या डाला? नाइट्रिक एसिड डाल दिया, और वो भी कौन सा वाला? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल दिया। तो मेरे पास मुझे कुछ नोटिस नहीं करना है, सबसे पहले देखना क्या है? CHO ग्रुप। अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड, अगर कीटोन है तो कीटोन, और अगर मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है तो 1 डिग्री अल्कोहल। सबको किस में बदल देना है? सबको किस में बदल देना है? कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देना है। 1 2 3 4, यहाँ पे भी क्या? यहाँ पे भी क्या? COOH OH OH H और OH, यहाँ पे आप पूरा कर लेना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो वो COOH में जाएगा, और अल्डिहाइड होगा तो वो भी COOH में जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? देखो ये अल्डिहाइड अल्डोस शुगर था, तो इससे क्या बन रहा है? अल्डारिक एसिड बन रहा है। क्या बन रहा है? अल्डारिक एसिड। क्या बन रहा है? अल्डारिक एसिड। माना अल्डारिक एसिड मतलब जैसे ग्लूकोज से बन रहा है तो ग्लूकारिक एसिड हो जाएगा, है ना? तो ये अल्डारिक एसिड हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग करते हैं कंसंट्रेटेड HNO3। अगर मैं कीटोन की बात करता हूं, मैंने क्या कहा? इसमें मैंने कीटोन ले लिया, C डबल बॉन्ड O CH2OH, यहाँ पे क्या? 1 2 और 3, यहाँ पे CH2OH OH OH H, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H आ गया। अगर मैंने इसमें HNO3 डाल लिया, कंसंट्रेटेड वाला HNO3 डाल लिया, तो इसमें क्या हो जाएगा? जरा ध्यान से देखना। अगर नाइट्रिक एसिड में यूज करता हूं, वो इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो क्या करता है? वो क्लीवेज कर देता है। तो 1 डिग्री यहाँ दिख रहा है, 1 डिग्री यहाँ दिख रहा है, और एक कीटोन यहाँ दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? वो क्लीवेज कर देता है यहाँ से। तो यहाँ से क्लीवेज करने के बाद मेरे पास जो एक यूनिट है वो ये अलग हो जाती है, COOH और COOH प्लस COOH प्लस, यहाँ से अगर क्लीवेज होगी तो ये भी किस में बदल जाएगा? COOH, यहाँ से CHOH का होल ट्वाइस, और यहाँ से COOH। ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्टली नहीं पूछता है, लेकिन विद इन रिएक्शन मिक्सचर, विद इन एक आध रिएक्शन पूछ लेता है। तो नाइट्रिक एसिड का अगर हम फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन जाते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज हो जाती है, इसीलिए हमारे पास 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। ये तो थी नाइट्रिक एसिड की कहानी, नाइट्रिक एसिड की कहानी। इसके साथ जो है हम चीज़ ख़त्म कर जाते हैं। कौन सी चीज़ ख़त्म कर जाते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस सारी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन से स्पेशल रिएक्शंस की तरफ। स्पेशल रिएक्शंस, स्पेशल रिएक्शन स्पेशल ही होती हैं, इसीलिए इनको नाम स्पेशल रिएक्शन दिया गया। पहली रिएक्शन जो है ओसाजोन रिएक्शन। क्या? ओसाजोन रिएक्शन। क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, और कैसे ऑलरेडी पूछ रखा है, कैसे ऑलरेडी पूछ रखा है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है, इधर से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है। ओसाजोन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से
वो सबसे पहला सवाल या सबसे पहला क्वेश्चन वो ये पूछता है कि भैया ये बताओ रिएजेंट कौन सा यूज किया है। रिएजेंट कौन सा यूज होता है ओसाजोन रिएक्शन में, रिएजेंट कौन सा यूज होता है। तो आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि रिएजेंट जो है मेरा PHNH2 यूज होता है, माना फिनाइल हाइड्राजीन यूज होता है। देखो इस चैप्टर को करने का तरीका बस यही है कि इसको लिख लो और छाप लो, तभी ये जो है इसके क्वेश्चंस आप आसानी से निकाल सकते हो। कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, अगर याद होगा तो नंबर देके जरूर जाएगा, अगर याद होगा नंबर देके जरूर जाएगा। और प्रीवियस ईयर में तो एक ही जैम के पेपर में 4-5 क्वेश्चंस आ गए थे, और 5 क्वेश्चंस मतलब बहुत बहुत ज्यादा फर्क, जो छोड़ के गया वो गलत हो गया, उसके साथ गलत हो गया, है ना। फिनाइल हाइड्राजीन यहाँ पे क्या है, रिएजेंट यूज है, फिनाइल हाइड्राजीन रिएजेंट यूज है। दूसरी बात वो क्या पूछता है, वो कहता है कितने यूनिट्स, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ द रिएजेंट इज यूज्ड, कितने यूनिट्स यूज हुए हैं। तो यूनिट्स जो यूज होते हैं इस रिएक्शन में आप याद रख लेंगे कितने, 3 यूनिट्स यूज होते हैं इस रिएक्शन को कैरी करने में, मतलब कैरी फॉरवर्ड करने में। और जो तीसरा चीज वो पूछता है कि कौन सी कार्बन पर फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, कौन सी कार्बन पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या करोगे, इसका आंसर आप क्या करोगे। देखो इसके लिए देखते हैं हम रिएक्शन। सबसे पहले आपने क्या कहा, आपने कहा मैं ना ग्लूकोज बना लेता हूं, क्या बना लेता हूं, ग्लूकोज बना लेता हूं। तो आपने C डबल बॉन्ड O यहां से 1 2 3 4 CH2OH OH OH H और OH। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मत गलत कर देना भाई, कल किसी ने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ही गलत बना दिया था, फिर वो कह रहा था सर आपने गलत बना दिया है। ऐसा नहीं है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद रखना। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद नहीं होगा तो फिर क्या याद होगा, तो फिर क्या याद होगा। अब देखो उसने कहा रिएजेंट कौन सा यूज करना है, देखो फिनाइल हाइड्राजीन माना NH2NH साथ में क्या PH, कितने यूनिट्स यूज होंगे, 3 यूनिट्स यूज होंगे, 3 यूनिट्स यूज होंगे। और प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा इसका, प्रोडक्ट जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग, C डबल बॉन्ड N NHPH, C डबल बॉन्ड N NHPH। यहाँ पे क्या है, फिर से C डबल बॉन्ड N NHPH। तीसरी चीज यहाँ से जो नीचे वाले 3 कार्बन है 1 2 3 CH2OH OH OH और H, OH H और H, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा भाई। देखो अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज ओसाजोन। ये क्या बोला जाता है, इसको ओसाजोन बोलते हैं। और ओसाजोन बोलते हैं डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एंड। अब कहोगे कि सर आपने ये ऐसे यहाँ पे ऐसे क्यों बना दिया, देखो होता क्या है, 3 यूनिट्स इसीलिए यूज होती हैं। जो पहली यूनिट है, फर्स्ट यूनिट जो है वो यहाँ पे ये नंबर 1 कार्बन और नंबर 2 कार्बन दोनों को डाई कीटो फॉर्म में बदलती है। दोनों को किस में बदलती है, C डबल बॉन्ड O H और C डबल बॉन्ड O, और नीचे वाला जो है वो सेम रहता है, नीचे वाला जो है वो सेम रहता है। अब ये C1 और C2 किस फॉर्म में हो चुकी है, डाई कीटो फॉर्म में हो चुकी हैं। फिर जो 2 यूनिट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वही हमने फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करके C डबल बॉन्ड N NHPH, और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड N NHPH, C डबल बॉन्ड N, ये हट जाएगा रे, C डबल बॉन्ड N NHPH, है ना। तो मेरे पास नीचे वाला जो है वो सेम रहेगा। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था कौन से कार्बन पे फर्क पड़ता है, तो आप आंसर क्या देंगे, उसका आंसर ये देंगे
कि अगर मेरे पास C1 एंड C2 है तो दोनों कार्बन्स पे, पहले दोनों कार्बन्स पे फर्क पड़ता है, बाकी सारा सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन गिव्स द ओसाजोन प्रोडक्ट, बाकी सब कुछ हमारा लमसम सेम रहता है। अब ये देख लेते हैं पीछे क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन क्या पूछा है। उसने क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग gives same ओसाजोन product. Which of the following gives same ओसाजोन product? Number 1 glucose, number 2 fructose, number 3 galactose, number 4 mannose. Which of the following gives same ओसाजोन प्रोडक्ट? Which of the following gives same ओसाजोन प्रोडक्ट? किसका किसका ओसाजोन प्रोडक्ट जो है वो सेम आएगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स की एप्लीकेशन आ चुकी है। जो इंदिरा गांधी जी आपको याद करवाई थी उसको बड़े अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा, तभी जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कैसे सॉल्व हो सकता है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर तो हमें पता है, लेकिन गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर और मैनोज का स्ट्रक्चर क्या है हमें ये देखना होगा। जितने भी लोग कनेक्टेड हैं आसपास में फटाफट से आंसर दे सकते हैं, फटाफट से आंसर दे सकते हैं, जल्दी से आंसर दे सकते हैं, बोलो बोलो। वन एंड टू, 2 and 4, A and D, glucose and galactose. Sorry is not in the option. A and C. चलो आंसर की तरफ चलते हैं। पहला तो वो कहता है ग्लूकोज को पकड़ लो, C डबल बॉन्ड O H, यहां से क्या 1 2 3 4 CH2OH, OH H और OH, यहां से H आ जाएगा, यहां से OH आ जाएगा, H आ जाएगा। ये तो हो गया ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब देखो यहां से ये हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये हो गया फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, बहुत भली भांति हम लोग जानते हैं। यहां से आपके आंसर्स को सुन करके मुझे अंदाजा हो गया है कि स्ट्रक्चर्स अभी तक याद हुए नहीं है। ये जो है ग्लूकोज है, ये जो है वो क्या है, ग्लूकोज है। ये क्या है, फ्रक्टोज है। ये क्या है, फ्रक्टोज है। अब बात करते हैं गैलेक्टोज की और मैनोज की। जरा ध्यान से देखेंगे, मैनोज जो है वो C2 एपिमर है। मर जाओ, याद नहीं है तुमको। मैनोज जो है वो C2 एपिमर है, और अगर मैं बात करता हूं गैलेक्टोज की तो वो C4 एपिमर होता है। गैलेक्टोज जो होता है वो क्या है, C4 एपिमर होता है। अगर मैं मैनोज और गैलेक्टोज की बात करता हूं तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, किसका C4 और C2 एपिमर होता है, ये दोनों ग्लूकोज के होते हैं। स्ट्रक्चर याद करवाए थे इंदिरा गांधी जी, तेल में गई, तुमने सच में ही भेज दिया।
तेल में अपने आप को है आल्टो से इलाहाबाद आल्टो में बैठ के मजे मार रहे हो बस, और कुछ नहीं कर रहे हो। ग्लूकोज का C2 एपिमर कौन होता है? वो मैनोज होता है। और C4 एपिमर कौन होता है? C4 एपिमर कौन होता है? गैलेक्टोज होता है। अब ध्यान से देख लेते हैं, यहां पे एक आया, 1 2 3 4 CH2OH, 6 कार्बन मेरे पास हो चुके हैं। अब यहां पे मैंने क्या बनाया? मैनोज बनाया, मैनोज बनाया। C2 एपिमर मतलब C2 की कॉन्फ़िगरेशन को बदलना है। एक ये रहा, दो ये रहा। अब ग्लूकोज OH OH H, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे H और यहाँ पे H हो जाएगा। ये तो हो गया मेरा क्या? मैनोज। अगर मैं गैलेक्टोज की बात करता हूं तो गैलेक्टोज जो है वो C4 एपिमर है, CH2OH। गैलेक्टोज लिख देता हूं यहाँ पे, गैलेक्टोज लिख देता हूं यहाँ पे। ये क्या है? C4। 1 2 3 4। देखो जरा ध्यान से देखो, 1 2 3 एंड 4। C4 पे क्या है? कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। C4 पे क्या है? कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। अभी भी कोई आंसर नहीं देना चाह रहा है तो वो सच में डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। अब देखो आंसर क्या है इसका, जरा ध्यान से देखना। आंसर क्या है इसका? पेपर में गलत नहीं करना। ये क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज की पहली 2 कार्बन को पकड़ूंगा, पहली 2 कार्बन को पकड़ूंगा, इधर भी पहली 2 कार्बन को पकड़ूंगा, इधर भी पहली 2 कार्बन को पकड़ूंगा, इधर भी पहली 2 ही कार्बन को पकड़ूंगा, और इधर भी पहली 2 कार्बन को पकड़ूंगा। सब में मैंने पहली 2 कार्बन को छोड़ दिया है, पहली 2 कार्बन को छोड़ दिया है, क्योंकि दोनों कार्बन ने C डबल बॉन्ड N NHPH बनाना है। ठीक है, अब मुझे क्या चेक करना है? अगर तो नीचे की जो कार्बन है ये और ये बराबर हैं, नीचे की जो कार्बन है वो बराबर हैं, तो सेम ओसाजोन प्रोडक्ट बनेगा। यहां पे देखो ये और ये, इधर क्या इधर क्या इधर क्या H OH OH, इधर क्या H OH OH। अब इधर क्या, जरा ध्यान से देखेंगे, इधर H OH OH। इसका मतलब मैनोज में भी क्या हो रहा है? नीचे की जो 3 कार्बन है, नीचे की जो 3 कार्बन है उनका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है? सेम है। ग्लूकोज की बात करता हूं तो भी नीचे की 3 कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, और अगर फ्रक्टोज की बात करता हूं तो भी नीचे की 3 कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन सेम है। अगर मैं गैलेक्टोज की बात करता हूं यहां से, तो यहां पे क्या है? H, यहां पे क्या है? H, और यहां पे क्या है? OH। इसका मतलब जो ओसाजोन प्रोडक्ट इसका बनेगा, इसका ओसाजोन प्रोडक्ट जो बनेगा वो सेम नहीं होगा, वो सेम नहीं होगा। लेकिन अगर मैं मैनोज की बात करता हूं, अगर मैं मैनोज की बात करता हूं तो सेम ही होगा। यहां तक सारी कहानी समझ में आ गई। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, दिस इज PYS, नेट में पूछा गया है, नेट में पूछा गया है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया भाई, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। क्या यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं? हाँ, तो अब क्या करेंगे?
स्ट्रक्चर्स को अच्छे से याद करेंगे। नहीं, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है यार भाई, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। वेद सर की कहानी नहीं सुनी क्या? गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे, गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। तो सॉरी की ज़रूरत नहीं है, सॉरी की ज़रूरत नहीं है। आप आंसर्स यहाँ गलत कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ना गलत करें प्लीज़, कृपया करके। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक की कहानी हमारे को समझ में आ चुकी है। मतलब ओसा जोन में से जितना कुछ पूछ सकता है, जितना कुछ पूछ सकता है उतना सब कुछ बता दिया गया है। यहाँ पे लिख लो, दिस इज ओसा जोन फॉर्मेशन, ओसा जोन फॉर्मेशन रिएक्शन, ओसा जोन फॉर्मेशन रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। स्पेशल रिएक्शन का सबसे पहला पार्ट हम कर चुके हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे, उसके बाद हम चलते हैं आगे। किल्यानी, किलानी बोलो, किल्यानी बोलो, कुछ भी बोलो, किल्यानी फिशर सिंथेसिस। ठीक है भाई, हाँ। किल्यानी फिशर सिंथेसिस, अगर मैं किल्यानी फिशर सिंथेसिस की बात करता हूँ तो ये क्या है? देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपको, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब स्ट्रक्चर्स पढ़ाने शुरू किए थे तब एक चीज़ दिखाई थी कि यहाँ से हम शुरू होंगे, यहाँ से शुरू होंगे। शुरू होने के बाद 2 स्ट्रक्चर्स, 2 से 4 स्ट्रक्चर्स, 4 से फिर 8 स्ट्रक्चर्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आर एक्सेल करके याद कराया था, और इंदिरा गांधी करके भी याद कराया था। कराया था कि नहीं कराया था? बिल्कुल कराया था। अब मैं ये कह रहा हूं कि वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे हर स्टेप पे, हर स्टेप पे एक कार्बन इंक्रीज हो रहा था, राइट। हर स्टेप पे क्या हो रहा था, एक कार्बन बढ़ता चला जा रहा था, एक कार्बन को बढ़ाते चले जा रहे थे हम लोग। अब वो कैसे हुआ? अब वो हवा में छूमंतर करके तो हमने कार्बन नहीं लगा दिया ना, प्रैक्टिकली उसकी सिंथेसिस करके देखी गई, प्रैक्टिकली उसको निकाल के उसको स्टडी किया गया, तब जाके पता लगा कि हाँ, एक एक कार्बन बढ़ती चली जा रही है, ये स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है, और 6 कार्बन तक के स्ट्रक्चर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो वहां वो चीज, इसको एस्टैब्लिश करने वाली चीज कौन है? किल्यानी फिशर सिंथेसिस है। इसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे, इसका पॉइंट लगा के लिखेंगे, this is chain, this is chain elongation, chain elongation reaction. This is what? chain elongation reaction. चेन को बढ़ाने का काम करेगी, चेन को क्या करेगी? बढ़ाने का काम करेगी। अब हम बात करते हैं, दिस इज अ चेन एलोंगेशन रिएक्शन। अब मैं रिएक्शन की बात कर लेता हूं। मैं कहता हूं तुम जरा अराबिनोज बताओ जरा क्या होता है, अराबिनोज बताओ जरा क्या होता है। तो तुम मुझे कहोगे अराबिनोज में जब हमने पढ़ा था तो आर से ए जा रहे थे और यहाँ लिखा था C2, तो अराबिनोज क्या हो गया? C2 एपिमर ऑफ राइबोज हो गया। अब अगर तुम्हें राइबोज भी नहीं आता है तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? नाचेंगे, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ये देखो CHO ये हो गया, OH OH और यहाँ पे H आ जाएगा, ये OH है और ये H है। मैंने क्या कहा? मैंने स्टार्टिंग मटेरियल अराबिनोज ले लिया, ठीक है। स्टार्टिंग मटेरियल मैंने अराबिनोज ले लिया। अब क्या करना है? मेरा होल सोल मोटिव या होल सोल पर्पस बताऊं, पूछूं तो क्या करना है? यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है। जब भी कार्बन हम चेन में बढ़ा रहे थे तो एक एक कार्बन और बढ़ा रहे थे। इसका मतलब मुझे यहाँ कहीं पे एक कार्बन और डालना है, एक कार्बन और इंक्रीज करना है। अब एक कार्बन को इंक्रीज करने का तरीका क्या है? जरा ध्यान से देखना। हमने पहले भी एक रिएक्शन पढ़ी है, रिसेंटली पढ़ी है, HCN की अगर मैं बात करता हूँ, HCN की अगर मैं बात करता हूँ
तो यहाँ से क्या होता है, इसको H+ ये ले लेता है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाती है, कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है और पीछे से Cn- जो है वो क्या करता है, अटैक कर लेता है। वो उससे क्या होता है, यहाँ पे R लगाओ, यहाँ पे H लगाओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा Cn और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। तो ये जो स्पीशीज मेरे पास बनती थी वो बनती थी साइनोहाइड्रिन। ये स्पीशीज क्या बनती थी, साइनोहाइड्रिन स्पीशीज बनती थी। साइनोहाइड्रिन स्पीशीज में नोटिस करने वाली बात क्या है, देखो देखो देखो, ये कार्बन था, ये R था, ये हाइड्रोजन था, नया एक और कार्बन आके जुड़ चुका है। अगर नया कार्बन आके जुड़ चुका है तो इसका मतलब एक कार्बन प्लस हो चुका है, +1 कार्बन हो चुका है। मतलब इस रिएक्शन को मैं यूज कर सकता हूं, किस चीज में यूज कर सकता हूं, इस रिएक्शन को मैं किलियानी-फिशर सिंथेसिस में यूज कर सकता हूं। या किलानी ने देखा कि साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन ओहो मेरी चेन इलोंगेशन कर देगी, तो मैं क्या करूं, उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं किया, इसमें सीधा सीधा HCN डाल दिया। क्यों डाल दिया, क्योंकि भाई बंधु को पता था, बंधु को क्या पता था, बंधु को ये पता था कि C+O और H है यहाँ पे, और अगर C+O H है तो दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cn आ जाएगा, एक कार्बन OH और H, और नीचे में क्या है OH H, यहाँ पे OH H और H। ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें बहुत अच्छे से पता है। ये जो है ये एक नया कायरल सेंटर जनरेट हो चुका है, बहुत बढ़िया बात है। ये क्या है, एक नया कायरल सेंटर जनरेट हो चुका है, तो एक बार OH क्या है वो राइट पे हो सकता है, और एक बार OH क्या है वो कहाँ हो सकता है, लेफ्ट पे हो सकता है, यहाँ से 1 2 3 4 और 5, ठीक है, CH2 OH 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 H, यहाँ पे क्या OH H और H। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 2 डिफरेंट तरीके के स्ट्रक्चर्स मेरे पास आ चुके हैं। एक स्ट्रक्चर क्या है, एक में OH राइट में है और दूसरे स्ट्रक्चर में क्या है, दूसरे में OH लेफ्ट में है। मतलब एक ही कार्बन में अगर मैंने Cn डाला तो मेरे पास 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं? तो आप मुझे बोलोगे नहीं, नो, दीज बोथ आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। क्यों? क्योंकि ऊपर जो ग्रुप लगा है वो Cn ग्रुप लगा है, इट इज नॉट अ CHO ग्रुप। CHO ग्रुप कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या होती है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो Cn ग्रुप है, यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है ही नहीं। स्पीड इज वेरी लो, कोई बात नहीं, भगा देते हैं भाई, क्या ही फर्क पड़ता है। चलो यहाँ पे Cn है, यहाँ पे भी Cn है, तो होगा क्या, Cn में इसको मैं रिड्यूस कर दूंगा एक PD और BaSO4 डाल के, इसको मैं रिड्यूस कर दूंगा। इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड रिडक्शन बोलते हैं। और कंट्रोल्ड रिडक्शन क्या करती है, C+N को C+N में बदल देती है, और नीचे वाला जो है मेरे पास OH है, H है, और ये ग्रुप सेम है, ठीक है। यहाँ पे भी H आ गया। अब मैं देख चुका हूं यहाँ पे क्या देख चुका हूं कि मेरे पास एक नया C+N आ चुका है, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे C+O COH H और यहाँ पे एक R ग्रुप नया आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ शुरू कितनी चेन से हुए थे, 1 2 3 4 और 5,
बना कितनी चेन चुके हैं, 1 2 और नीचे की 4, यानी 6 चेन बना चुके हैं। मतलब किलानी फिशर सिंथेसिस ने क्या किया, किलानी फिशर सिंथेसिस ने चेन इलोंगेशन कर दिया है। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? चेन इलोंगेशन कर दिया है, चेन को बढ़ा दिया है। बस यही किलानी फिशर करता है। क्या याद रखना है, रिएजेंट HCN यूज होगा, साथ में क्या यूज होगा, HCN के साथ क्या यूज होगा मेरा, यहाँ पे H2 और PDBaSO4, PDBaSO4 कंट्रोल्ड रिडक्शन। चलें आगे, चलें आगे, चलो भैया आगे चलते हैं। अब बात करते हैं किलानी फिशर सिंथेसिस के बाद रफ डिग्रेडेशन की, रफ डिग्रेडेशन की। रफ डिग्रेडेशन क्या कहता है, वो चेन इलोंगेशन था, ये चेन शॉर्टनिंग हो जाएगी, चेन शॉर्टनिंग हो जाएगी। अगर ये चेन शॉर्टनिंग हो जाएगी तो इसमें क्या यूज करेंगे, देखो अभी मैंने कहा आप ग्लूकोज ले लो, C डबल बॉन्ड O H 1 2 3 4 CH2 OH 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 H और OH। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, चेन शॉर्टनिंग करनी है। चेन शॉर्टनिंग से मेरा मतलब क्या है, एक तो मैंने यहां से ये हटाना है, एक तो मैंने कार्बोनिल ग्रुप को हटाना है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप को हटाना है। दूसरा मुझे इस कार्बन पे क्या करना है, कार्बोनिल ग्रुप लगाना है, एल्डिहाइड या कीटोन लगाना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने एक रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ी है, ब्रोमीन वाटर रिएक्शन। अगर मैं ब्रोमीन वाटर की हेल्प से इसको C डबल बॉन्ड O OH में बदल देता हूं, C डबल बॉन्ड O OH में बदल देता हूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसको माइनस CO2 की फॉर्म में बाहर निकालना है, माइनस CO2 की फॉर्म में बाहर निकालना है। अब क्या करेंगे, अगर माइनस CO2 की फॉर्म में बाहर निकालेंगे, और दूसरी चीज मुझे क्या करनी है, दूसरी चीज मुझे इस बंधु को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। ये दोनों काम सिर्फ एक ही रिएजेंट कर सकता है। यहां से एक बहुत स्पेशल रिएजेंट बोलते हैं उसको, फेंटॉन्स, फेंटॉन्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं, फेंटॉन्स रिएजेंट। फेंटॉन्स रिएजेंट होता क्या है, FeOAC का होल थ्राइस, या बोलूं मैं Fe+3, Fe+3 साथ में क्या, H2O2, Fe+3 साथ में H2O2। फेंटन्स रिएजेंट अगर मैंने रिएक्शन में डाल दिया, या मुझे ऐसा रिएजेंट कहीं दिख गया, तो यहां से आप क्या कर दोगे, माइनस CO2 कर दोगे, और नीचे वाले को किस में बदल दोगे, अल्डिहाइड में बदल दोगे। हो क्या जाएगा, एक रिएक्शन कम हो जाएगी, 1 2 और 3, 1 2 और 3 CH2OH। देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात क्या है, देखो ध्यान से, अगर मैं चेन इलोंगेशन की तरफ जा रहा था तो वहां पे भी मुझे दो प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, दो प्रोडक्ट्स मिल रहे थे जो डिफरेंट डिफरेंट थे। एक मुझे ग्लूकोज मिला था और एक मुझे क्या मिला था, मैनोज मिला था। दिस इज ग्लूकोज एंड दिस इज मैनोज हाइड्रोलिसिस के बाद। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं, अगर मैंने रफ डिग्रेडेशन की है तो यहां पे चाहे तो ग्लूकोज हो, चाहे तो ग्लूकोज हो या फिर मैनोज हो, लिख लो ग्लूकोज एंड मैनोज विल गिव सेम रफ डिग्रेडेड प्रोडक्ट। ठीक है, ग्लूकोज एंड मैनोज विल गिव सेम रफ डिग्रेडेड प्रोडक्ट। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कार्बन 1 और कार्बन 2 से बिल्कुल सेम रफ डिग्रेडेशन भी देगी। और अगर मैं इसकी बात करता हूं किलानी फिशर की, तो यहां पे एक स्टार्टिंग मटेरियल दो प्रोडक्ट्स दे रहा होगा, विल गिव 2 न्यू प्रोडक्ट्स। एक स्टार्टिंग मटेरियल विल गिव 2 न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलो रिएक्शंस हमने कौन कौन सी कर ली हैं, ध्यान से देखते हैं। HNO3 हो गया, स्पेशल रिएक्शंस हो गई, ओसाजोन रिएक्शन हो गई, किलानी फिशर रिएक्शन हो गई, और रफ डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये सारी हम कर चुके हैं। स्पेशल रिएक्शंस भी हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। ठीक है, स्पेशल रिएक्शंस भी हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर दिक्कत है तो बता दो, नहीं है तो आगे चलते हैं।
जल्दी से बता दो। अच्छा जी, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ए साइक्लिक, अब जो हमारा रिएक्शन है, देखो ए साइक्लिक की रिएक्शन सारी कवर कर चुके हैं हम लोग। अब हमने क्या पढ़ना है, साइक्लिक फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। साइक्लिक फॉर्म्स कौन कौन सी एग्जिस्ट करती हैं, कैसे कैसे एग्जिस्ट करती हैं, और उनकी रिएक्शंस क्या होंगी, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं साइक्लिक फॉर्म की बात करता हूं तो मुझे एक चीज ऑलरेडी पहले बतानी पड़ेगी आप लोगों को। वो क्या है, देखो जरा ध्यान से। अगर मैं आपको बोलता हूं, मैंने आपको कहा मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया, इसमें आप H प्लस डालो, इसमें आप क्या डालो, H प्लस डालो और MEOH डालो, H प्लस डालो और MEOH डालो, तो आप क्या बनाओगे, आप जल्दी से जल्दी क्या करोगे, आप ऐसा करोगे कि भैया मेरे पास ये जो लोन पेयर है इसको प्रोटोनेट करेगा, ये लोन पेयर इसको प्रोटोनेट करेगा, OH पॉजिटिव हो गया, OH पॉजिटिव हो गया। अब क्या होगा, MEOH के पास लोन पेयर है तो वो अटैक करेगा, तो यहां से मेरा जो एक स्पीशीज बनेगा वो क्या बनेगा, OH OMe और साथ में क्या, हाइड्रोजन। इस स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, इस स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है इस स्पीशीज को हम हेमी एसिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल बोलते हैं। और ये मैंने अगर बोला है कि एक्सेस में लेना है तो आप ज़रा ध्यान रखेंगे कि ये जो है एक्सेस में लिया है। ठीक है, ये हेमी एसिटल है और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, आगे पता लगेगा क्या इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मैं फिर से बोलता हूं, इसमें H प्लस डाल दिया है मैंने, H प्लस डाल दिया है मैंने, तो यहां से OH क्या करेगा, H प्लस को अटैक करेगा और यहां से क्या हो जाएगा, वाटर OH2 पॉजिटिव, OMe मेरे पास पहले ही था और मिक्सचर में मेरे पास OMe ऑलरेडी पड़ा है, MEOH ऑलरेडी पड़ा है, तो वो फिर से अटैक करेगा और वाटर बाहर, तो होगा क्या, OMe ग्रुप, H ग्रुप एंड R ग्रुप। दिस इज नोन एज एसिटल ग्रुप, दिस इज नोन एज व्हाट, एसिटल ग्रुप। पहले वाला क्या था, हेमी एसिटल, दूसरे वाला क्या है, एसिटल। अगर मैं स्टार्टिंग मटेरियल को RH की जगह यहाँ R ले लेता तो वो क्या हो जाता, कीटोन ले लेता, तो कीटोन क्या देता, पहले तो मुझे हेमी कीटल ग्रुप देता, फिर मुझे क्या देता, कीटल ग्रुप देता, फिर मुझे क्या देता, कीटल ग्रुप देता। हाँ, फुल हो जाएगा एसिटल, फुल हो जाएगा एसिटल। अगर कीटोन लेता हूं तो फुल हो जाएगा कीटल। ये रिएक्शन हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखी है और इसी रिएक्शन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जरा हम ध्यान से देखेंगे, आगे समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, आगे समझ में आएगा। अब मैं चलता हूं ग्लूकोज के, जब इंट्रोडक्शन कराई थी तो ग्लूकोज में सबसे पहले ये बोला था कि कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हावर्थ पढ़ेंगे, फ्लाइंग वेज पढ़ेंगे और साइक्लिक वाला पढ़ेंगे। ठीक है, हावर्थ पढ़ेंगे, फ्लाइंग वेज पढ़ेंगे, साइक्लिक पढ़ेंगे, तीनों ही पढ़ेंगे। बनते कैसे हैं जरा ध्यान दें, C डबल बॉन्ड H, यहाँ पे ग्लूकोज मैंने पकड़ लिया, OH H और OH। ठीक है, होगा क्या, देखो ध्यान से, होगा क्या, ये जो O है इसका लोन पेयर क्या करेगा, कार्बोनिल पे अटैक करेगा, इंट्रामोलिक्यूलरली कार्बोनिल पे क्या होगा, अटैक होगा, और कार्बोनिल का O जो है वो नेगेटिव चला जाएगा और यहाँ पे जो OH था इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर होकर के वहां पे मेरे पास OH आ जाएगा।
ठीक है ना, वहाँ पे मेरे पास OH आ जाएगा। अब मैं ज़रा ध्यान से देख लेता हूँ मेरा प्रोडक्ट बना क्या है, मेरा प्रोडक्ट बना क्या है। देखो ध्यान से, कार्बन कार्बन के ऊपर से अटैक हो रहा था, ये ऑक्सीजन अटैक कर रहा था, यहाँ पे CH2OH है, यहाँ पे CH2OH है। तो होगा क्या, फिर से दो पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो जाएंगी। एक बार OH कहाँ पे, एक बार OH राइट पे, एक बार OH कहाँ पे, राइट पे, और दूसरी बार OH कहाँ आएगा, जरा ध्यान से देखेंगे, OH आएगा लेफ्ट पे। OH कहाँ आएगा, लेफ्ट पे। ठीक है बंधु, एक बार OH राइट पे और एक बार OH लेफ्ट पे। इसको जब OH मेरे पास राइट में है, OH मेरे पास कहाँ पे है, राइट में है, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं अल्फा फॉर्म। ये क्या था, डी ग्लूकोज था। डी ग्लूकोज से अब साइक्लिक फॉर्म में जब जा चुके हैं तो दो डिफरेंट फॉर्म आ चुकी है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। और इसको मैं क्या बोलता हूं, जब लेफ्ट में होता है वो क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। स्ट्रक्चर्स अभी पढ़ेंगे, इससे पहले एक और चीज एग्जाम में पूछता है, उसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। देखो, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, यहां से दो स्ट्रक्चर्स आ चुके हैं। अब मैं अगर थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री की तरफ चलता हूं तो वहां पे अनूप सर ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखा है। मैं अगर इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी या कहूं स्पेसिफिक रोटेशन की बात करता हूं, तो जब यहाँ पे इस अल्फा फॉर्म की स्पेसिफिक रोटेशन देखी गई, वो कितनी आती है, 112.2 डिग्रीज, 112 पॉइंट कितना, 2 डिग्रीज। और अगर इसकी अल्फा की फॉर्म की बात करता हूं, इसकी बीटा फॉर्म की स्पेसिफिक रोटेशन की बात करता हूं, तो यहां पे कितना आता है, 18.7 डिग्री। यहां पे कितना था, 112.2 डिग्री, ये 112.2 डिग्री। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, और ये भी प्लस का है, दोनों ही प्लस के हैं। 18.7 डिग्रीज एंड 112.2 डिग्रीज, ये देखा गया। फिर क्या देखा गया, फिर ये देखा गया कि अगर मैं इसी चीज को एज सच एक्वस मीडियम में डाल देता हूं, एक्वस मीडियम मतलब पानी में डाल देता हूं, पानी में डाल देता हूं, तो क्या होता है, माना डी ग्लूकोज को पकड़ा, डी ग्लूकोज को पकड़ा और डी ग्लूकोज को पकड़ा और उसको एक्वस मीडियम में डाल दिया, एक्वस मीडियम में डाल दिया, तो अल्फा डी ग्लूकोज भी आया और बीटा डी ग्लूकोज भी आया। तो अल्फा डी ग्लूकोज की स्पेसिफिक रोटेशन क्या हुई, अल्फा डी ग्लूकोज की स्पेसिफिक रोटेशन घट करके 52.7 डिग्रीज आ जाएगी, आ जाएगी नहीं, ये प्रैक्टिकली देखा हुआ है, ये प्रैक्टिकली देखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है। हुआ क्या, जब मैंने इसको, इस डी ग्लूकोज को एक्वस मीडियम में डाला, तो अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू क्या हो गई, 52.7 डिग्रीज, और बीटा की क्या हो गई, अल्फा बीटा की स्पेसिफिक रोटेशन कितनी हो गई, वो भी 52.7 डिग्री हो गई। मतलब यहां से घट गई, यहां से क्या हुआ, घट गई, और यहां से क्या हुआ, बढ़ गई। दोनों एक नॉर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू पे आके रुक जाती हैं, वैल्यू पे आके रुक जाती हैं, जो वैल्यू क्या है, 52.7 डिग्रीज। अब इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन। व्हाट इज म्यूटा रोटेशन, लिख लो, चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ
डी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स बोलूं, इन एक्वस मीडियम, इन aqueous medium is called म्यूटारोटेशन। ठीक है, इन aqueous medium is called म्यूटारोटेशन। अब यहां से सवाल पैदा उठता है कि सर ऐसा है, ये हुआ क्यों, ये हुआ क्यों? मैंने एक्वस मीडियम में डाला तो ऐसा क्या हुआ कि 52.7 डिग्री इसका आ गया और 52.7 डिग्री इसका आ गया। और एक और बात देखी गई, यहां से क्या देखा गया? ये देखा गया कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक रिएक्शन मिक्सचर में कितने कितने परसेंट पड़े हैं, कितने कितने परसेंट पड़े हैं देख लो, उसका नंबर भी बता देते हैं। बीटा डी ग्लूकोज जो है वो कुछ 63% के आसपास रहता है, 63% के आसपास रहता है, मतलब 63, मेजॉरिटी जो है बीटा रहता है। और अगर मैं अल्फा डी ग्लूकोज की बात करता हूं तो अल्फा डी ग्लूकोज की वैल्यू 37% के आसपास रहती है। कितनी रहती है? 37% के आसपास रहती है। ये वैल्यूज आई कहां से, वो भी समझना पड़ेगा। ये वैल्यूज मैं ये बोल रहा हूं 63% और 37%, ये मैं याद कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, ये प्रैक्टिकली निकाली गई हैं। उस चीज को बोलते हैं क्या? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन लिखो, इसमें से क्वेश्चन आता है, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स इन इक्विलिब्रियम। इन इक्विलिब्रियम लिखो या इन एक्वस मीडियम लिखो, इन एक्वस मीडियम लिखो। ठीक है, इन एक्वस मीडियम लिखो। कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहला जरा ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं सी अल्फा इंटू अल्फा अल्फा प्लस सी बीटा इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा इक्विलिब्रियम, इज इक्वल टू अल्फा इक्विलिब्रियम। यहां पे सी क्या है? सी है कंसंट्रेशन ऑफ अल्फा। सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ अल्फा। ठीक है, और सी बीटा क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ बीटा। अल्फा अल्फा क्या है? स्पेसिफिक रोटेशन। अब जरा ध्यान से बोलना, ध्यान से देखना, स्पेसिफिक रोटेशन की अगर मैं बात करता हूं बंधु, स्पेसिफिक रोटेशन की अगर मैं बात करता हूं तो प्रैक्टिकली अल्फा फॉर्म की स्पेसिफिक रोटेशन कितनी बताई गई थी? प्रैक्टिकली अल्फा फॉर्म की स्पेसिफिक रोटेशन कितनी बताई गई थी? 112.2 डिग्री। और बीटा फॉर्म की कितनी बताई गई थी? बीटा फॉर्म की बताई गई थी 18.7 डिग्री। और अगर इक्विलिब्रियम की बात कर रहा था मैं, अगर इक्विलिब्रियम की बात कर रहा था तो वहां पे कितनी आ रही थी? 52.7 डिग्रीज। यानी कि ये तीन वैल्यूज अल्फा की प्रैक्टिकली डिटरमिन्ड होती हैं और ये मिलती हैं। ये क्वेश्चन में देगा, क्वेश्चन में छोड़ेगा नहीं, ये क्वेश्चन में देगा। बचा क्या? सी अल्फा और सी बीटा, कंसंट्रेशन ऑफ अल्फा एंड कंसंट्रेशन ऑफ बीटा। तो कंसंट्रेशन हम जानते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ अल्फा प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 होता है। टोटल मिक्सचर की कॉम्पोजिशन या कंसंट्रेशन की बात करता हूं तो टोटल 1 होता है। अगर यहां से मैं सी अल्फा निकालता हूं तो 1 माइनस सी बीटा हो गया। 1 माइनस सी बीटा को मैंने कहां पुट कर दिया? मैंने यहां पुट कर दिया, यहां इस इक्वेशन में 1 माइनस सी बीटा रख दिया सी अल्फा की जगह। तो मैंने क्या किया? ध्यान से देखो, 1 माइनस सी बीटा 112.2 प्लस सी बीटा 18.7 इज इक्वल टू 57.2, इज इक्वल टू 57.2। अगर मैं यहां से सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या आ गया? 112.2 माइनस 112.2 सी बीटा प्लस 18.7 सी बीटा इज इक्वल टू 57.2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास सी बीटा की वैल्यू 63 to 64% के बीच में आती है। कहाँ आती है?
63 to 64% के बीच में आती है, वहां से देखा गया है कि बीटा फॉर्म जो है वो मेजॉरिटी में एग्जिस्ट करती है और अल्फा फॉर्म जो है वो माइनॉरिटी में एग्जिस्ट करती है। अगर अल्फा फॉर्म की बात करता हूँ तो सी अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस सी बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 37% के आसपास आ जाएगा सी अल्फा। क्लियर है? 63 से 64 के आसपास आएगा बंधु, कैलकुलेट करके देखना, कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी। 52.7 है यहाँ पे, 52.7 है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 52.7 है, वो मैंने 57.2 लिख दिया, गलत लिख दिया, हाँ 52.7 है वहाँ पे। चलो ठीक है। सुनीत रंजन दास, ये प्रैक्टिकल डिटरमिन्ड वैल्यू है, प्रैक्टिकल डिटरमिन्ड वैल्यू है 52.7, 52.7। क्लियर है? तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करके जाएंगे तो ये 37 और ये 63-64% देगा। प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में बोलता है, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में बोलता है कि मेरे पास अल्फा डी मैनोपायरोस है, अल्फा डी मैनोपायरोस है, बीटा डी मैनोपायरोस है और इनका इक्विलिब्रियम का स्पेसिफिक रोटेशन है। यहाँ वैल्यूज लिख देता हूँ, घर से ट्राई करना, यहाँ वैल्यूज लिख देता हूँ, घर से ट्राई करना। देखो अल्फा डी मैनोपायरोस का स्पेसिफिक रोटेशन दिया है, स्पेसिफिक रोटेशन दिया है, बीटा डी मैनोपायरोस का स्पेसिफिक रोटेशन दिया है, बीटा डी मैनोपायरोस का स्पेसिफिक रोटेशन दिया है और इक्विलिब्रियम का भी दिया है, अल्फा इक्विलिब्रियम का दिया है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन पूछ रहा है। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या पूछ रहा है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालनी है, बिल्कुल ऐसे ही निकालनी है, ये 29.3 प्लस का ये -16.7 और ये 14.0 प्लस का। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपने घर से कर रहे होंगे, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे 16.5 एंड 14.3, ये प्रैक्टिकली डिटरमिन्ड वैल्यूज हैं, 14.3 एंड 16.5। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सब घर से करके लाएंगे। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई हैं यहाँ तक? तो हम आगे चलें, ध्यान से देख लो, कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर हम आगे चलें। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बोल नहीं रहा है, सब सो गए लगता है। क्लियर? ओके, क्लियर। चलो, अब हम स्पेसिफिक रोटेशन की भी बात कर चुके हैं, म्यूटा रोटेशन की भी बात कर चुके हैं और साइक्लिक के अल्फा फॉर्म की भी बात कर चुके हैं और बीटा फॉर्म की भी बात कर चुके हैं। अब हमने बात क्या करनी है, अब हमने ये बात करनी है कि भैया साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखा दो। सर बड़ी देर से आपने जो है नचा के रखा है, साइक्लिक कह रहे थे हावर्स बताओगे बताओगे, लेकिन बता नहीं रहे हो। चलो भाई देखो, ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज की बात करते हैं। ग्लूकोज में मैंने स्ट्रक्चर बना लिए थे, ग्लूकोज से मेरे पास स्ट्रक्चर आया था COH, यहाँ से ये OH, ये आया था, इसको मैंने अल्फा लिखा था और प्लस मेरे पास क्या आया था, ये आया था ठीक है, ये दोनों चीजें आई थी। इसको मैंने क्या लिखा था,
बीटा लिखा था। और स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि सर हम हॉवर्थ पढ़ेंगे, HWARTH। तो इसका हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला अगर बनाने को दे देता है, बनाने को नहीं देगा, वैसे उससे क्वेश्चंस पूछता है, बना बनाया दे देता है और पूछता है कि भैया रिएक्शन कैसी होगी। तो हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला में सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे, हम एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे होंगे। क्यों साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे होंगे? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर बन चुका है, 6 कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर बन चुका है। अब याद रखने वाली बात क्या है, ये जो भी ग्रुप्स राइट पे हैं, जो भी ग्रुप्स राइट पे हैं वो कहाँ आएंगे, बिलो, ध्यान से सुन लेना, बिलो द प्लेन आएंगे। जो भी ग्रुप्स राइट में है वो कहाँ आएंगे? क्वेश्चन के लास्ट में क्या लिखे हैं? क्वेश्चन के लास्ट में परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो पीछे निकाली थी, जो अल्फा कितने परसेंटेज होगा, अल्फा का परसेंटेज बताओ और बीटा का परसेंटेज बताओ। सो रहे थे क्या? अल्फा का परसेंटेज बताओ और बीटा का परसेंटेज बताओ, ठीक है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन पूछा है। अब अगर मैं बात करता हूं, मैंने एक 6 की रिंग बना ली है क्योंकि 6 की साइक्लिक रिंग मेरे पास सामने दिख रही है। जो भी ग्रुप्स राइट पे होंगे वो कहाँ आएंगे, बिलो द प्लेन आएंगे। और अगर बिलो द प्लेन आएंगे तो 1 2 3 4 5 बना दो। ये OH कहाँ, नीचे, फिर ये OH कहाँ, नीचे, फिर H है नीचे, OH है ऊपर, फिर OH नीचे और CH2OH ऊपर। ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। बाकी सारी जगह हाइड्रोजन पूरी कर लेना भाई, बाकी सारी जगह हाइड्रोजन पूरी कर लेना। इसका मतलब हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला की अगर मैं बात करता हूं तो ये सामने में है हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये C1 C2 C3 C4 C5 और ये C6। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं दूसरे स्ट्रक्चर की बात करता हूं, ये तो हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। ये क्या हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज। अभी मैंने बोला था अल्फा 37% है, बीटा 63% है। तो उसका रीजन क्या है थ्योरेटिकल, वो भी बात करेंगे। अल्फा डी ग्लूकोज। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज की। ऑक्सीजन यहाँ आया, यहाँ पे ऑक्सीजन आया, तो देखो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे मैं बना चुका हूँ एक कार्बन। कार्बन 1 देखेंगे, कार्बन 1 देखेंगे तो यहाँ पे OH कहाँ पे है, अरे OH कहाँ पे है, लेफ्ट पे है, राइट पे तो नहीं है। और मैंने कहा था हमेशा राइट वाले कहाँ जाएंगे, बिलो प्लेन जाएंगे। कहाँ जाएंगे, बिलो प्लेन जाएंगे। तो इसका मतलब ये बिलो द प्लेन, ये जो OH है, OH ऊपर H नीचे, फिर यहाँ क्या OH, फिर यहाँ क्या H और यहाँ क्या OH और यहाँ पे H। ये आ चुका है मेरे पास बीटा डी ग्लूकोज। 2 स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूँ, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। दोनों में फर्क क्या है, यहाँ देखो कार्बन 1 ये रही, कार्बन 1 ये रही, कार्बन 1 ये रही, 2 ये रही, 3 ये रही, 4 ये रही, 5 और ये 6 रही। 1 2 3 4 5 और 6। सेकंड कार्बन देखता हूं, इसकी सेकंड में OH नीचे, इसकी सेकंड में OH नीचे, H H OH OH और बाकी सारी चीजें सेम है, बाकी सारी चीजें सेम है। लेकिन अलग क्या है, यहाँ पे OH जो है वो कहाँ है, अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन है। और यहाँ पे OH जो कहाँ है, वो बिलो द प्लेन है। तो ऐसे में क्या बात की गई थी, जब C1 कार्बन पे साइक्लिक स्ट्रक्चर के डिफरेंस इन द कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है तो उन्हें क्या बोलते हैं आपस में, उन्हें क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीज बोथ आर एनोमर्स। इन दोनों को हम एनोमर बोलेंगे, अल्फा एनोमर और बीटा एनोमर। ये तो हुआ हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये हुआ हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अगर मैं फ्लाइंग की बात करता हूं,
हवा में उड़ाने की बात करता हूं तो फ्लाइंग वेज में क्या करते हैं, फ्लाइंग वेज में क्या करते हैं, ये देखो अल्फा, राइट वाले कहां थे, बिलो द प्लेन थे, राइट वाले कहां थे, बिलो द प्लेन थे, राइट वाले कहां थे, बिलो द प्लेन थे। जरा देखो ये भी बिलो, ये बिलो, ये बिलो, ये बिलो, ये बिलो 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 बिलो, मतलब यहाँ पे OH नीचे, यहाँ पे OH नीचे, यहाँ पे OH ऊपर, यहाँ पे OH नीचे, और ये आया मेरा CH2OH। मैच कर लेंगे, बिल्कुल सेम फ्लाइंग वेज का स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा। और यहाँ पे डिफरेंस क्या था, यहाँ पे OH ऊपर की तरफ था, कार्बन 1 पे OH ऊपर की तरफ था, ये हुआ OH, ये हुआ फिर से अबव द प्लेन, ये क्या हुआ बिलो द प्लेन, और ये अबव द प्लेन। ठीक है, कनिका सचदेवा कनिका सचदेवा पागल हो गए हो क्या भाई। देखो यहाँ पे ये अल्फा एनोमर हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा एनोमर, ये अल्फा डी ग्लूकोज और ये बीटा डी ग्लूकोज। दिखाने का दूसरा तरीका, तीसरा तरीका क्या बोलता है, तीसरा तरीका बोलता है चेयर, चेयर कन्फर्मेशन। चेयर की बात करता हूं मैं, चेयर की बात करता हूं। क्या चेयर फॉर्म वाला स्ट्रक्चर देख सकते हैं हम, देखो 6 की रिंग है, 6 की रिंग में हमने बहुत अच्छे से साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, और अगर साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो यहाँ से मैं बना सकता हूँ एक साइक्लोहेक्सेन की 6 मेंबर्ड की रिंग विद अ हेटेरो एटम, जिसमें कार्बन नंबर 1 क्या है, 1 2 3 4 5 और ये छठा CH2OH। क्या क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब मैं कहता हूं अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, यहाँ पे अल्फा में OH कहाँ है, बिलो द प्लेन, अल्फा में OH कहाँ है, बिलो द प्लेन, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सेम। ये आ गया अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज क्या कहता है, OH नीचे, यहाँ पे OH 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 OH। ठीक है, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, ये सारा मैं अल्फा डी ग्लूकोज बना चुका हूं। अगर मैं बीटा डी ग्लूकोज की बात करता हूं, अगर मैं बीटा डी ग्लूकोज की बात करता हूं तो यहाँ पे अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, CH2OH यहाँ आ जाता है। तो ये आया बीटा डी ग्लूकोज। क्या आया, बीटा डी ग्लूकोज। अगर ये बीटा डी ग्लूकोज है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, इसमें से अब मुझे ये बताओ दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा। स्टेबल अल्फा फॉर्म होगा या बीटा फॉर्म होगा, अगर होगा तो क्यों होगा। नहीं 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 नहीं, OH है भाई, वो OH पूरा कर लेना अपना यार। बीटा फॉर्म में यहाँ पे OH रहेगा, यहाँ पे OH रहेगा। वो तो जो स्ट्रक्चर जैसे कन्वर्ट कर रहे हैं ना भाई विनय कुमार, वैसे ही रहेगा। यहाँ पे गलती से आ गया था, सही है विनय कुमार, ये OH ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, अल्फा फॉर्म स्टेबल या बीटा फॉर्म स्टेबल, अल्फा फॉर्म स्टेबल। अरे बंधु, अल्फा फॉर्म स्टेबल।